Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. आइए आज हम सभी पढ़ते हैं भूगोल का पुनर्जागरण काल एंड जर्मन भूगोल वेत्ता के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भूगोल का पुनर्जागरण काल। लगभग 1250 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का काल भूगोल का पुनरुत्थान काल कहलाता है। अतः इस युग को तथ्य अन्वेषण युग भी कहा जाता है। इस काल में नए नए मार्गों, द्वीपों, महाद्वीपों एवं प्रदेशों की खोज की गई। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस से चलकर सोवियत रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी एशिया की लंबी यात्रा की। उसने इन देशों से संबंधित भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों का वर्णन अपने यात्रा ग्रंथ में किया है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नई दुनिया अमेरिका की खोज की। टालमी के गणना संबंधी अशुद्धियों के कारण उसने यह सोचा था कि यूरोप से पश्चिम की ओर जाने से एक छोटे मार्ग द्वारा भारत पहुंचा जा सकता है, परंतु वह भारत की जगह बहामा द्वीपों में जा पहुंचा। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री अमेरिको वेस्पुसी अटलांटिक महासागर को पार कर दक्षिण अमेरिका पहुंचा। उसके नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होकर भारत पहुंचा। मैगेलन 1520 ईस्वी में पश्चिम की ओर से नौचालन कर एशिया पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। उसने पहली बार समस्त संसार का चक्कर लगाया था। कैप्टन कुक ने 1768 से 1778 के मध्य ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक द्वीपों की खोज की थी। पोलैंड के कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रीय विचार का प्रतिपादन किया, अर्थात उसने पहली बार यह बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1614 ईस्वी में केपलर ने यह सिद्ध दिया कि ग्रहों का परिक्रमण पथ गोलाकार नहीं बल्कि मंडलाकार होता है। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1492 ईस्वी में गोहम ने विश्व का प्रथम ग्लोब तैयार किया। पुनर्जागरण काल के प्रमुख आविष्कारक निम्नलिखित हैं। छापाखाना या मुद्रण का लगभग 1470 ईस्वी में हुआ था आविष्कार। सौरमंडल या सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया था। प्लेन टेबल या सर्वेक्षण के लिए 1590 ईस्वी में। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। खगोल की प्रकार्य केपलर ने किया था। पृथ्वी के गोलाव आकृति को न्यूटन ने बताया था। पुनर्जागरण काल के प्रमुख भूगोल वेत्ता क्लूवेरियस 17वीं शताब्दी की महान जर्मन भूगोल वेत्ता था। उसने विश्व भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। काफ़ी समय तक इसे प्रादेशिक भूगोल का आदर्श पुस्तक माना जाता था। फेरेनियस वह 17वीं शताब्दी का महान जर्मन भूगोल वेत्ता था। उसकी प्रमुख रचना सामान्य भूगोल है। यह पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। सामान्य भूगोल विश्व भूगोल नंबर 1, नंबर 2 विशिष्ट या क्षेत्र विवरण भूगोल। सामान्य भूगोल भूगोल के गणितीय एवं ब्रह्मांडीय पहलुओं से संबंधित है, जबकि विशिष्ट भूगोल भौतिक एवं मानवीय पहलुओं से संबंधित है। वारेनियस प्रथम विद्वान था जिसने क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैधता की आधारशिला रखी। वह प्रथम विद्वान था जिसने यह विचार प्रस्तुत किया था कि अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि एन रेखाओं के निकट उष्ण मरुस्थलों में पाया जाता है। उसे क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। वारेनियस ने भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया। निरपेक्ष अथवा सार्वभौम, संपूर्ण पृथ्वी, इसकी आकृति,
आकार आदि का वर्णन किया। सापेक्षिक पृथ्वी के अन्य ग्रहों से संबंध का वर्णन किया। तुलनात्मक पृथ्वी का सामान्य वर्णन धरातल पर की सापेक्ष स्थिति का नौ संचालन के सिद्धांतों का वर्णन किया। इमैनुअल कांट ने भौतिक भूगोल को भौतिक विभाजन का आधार माना तथा भूगोल की निम्न शाखाओं को परिभाषित किया। गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, आध्यात्मिक भूगोल इनकी प्रमुख शाखा है, भूगोल की शाखा है जो इमैनुअल कांट ने विभाजित किया था। अब हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में भूगोल का विकास। नंबर 1, बुआचे। बुआचे एक जर्मन भूगोलवेत्ता था। उसने भौगोलिक क्षेत्रों के वर्णन में प्राकृतिक सीमाओं के प्रयोग करने का समर्थन किया। राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर पृथ्वी तल का वर्णन करना शुद्ध भूगोल कहा जाता है। शुद्ध भूगोल के प्रथम विचारक अथानियस किर्चर थे गेटरे। इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए संसार को प्राकृतिक भागों में विभाजित किया। उसने संक्षिप्त भूगोल की रचना की। सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में प्राकृतिक क्षेत्रों के वर्णन मिलते हैं। जीवने इसने भी होमेर के ही समान नदियों के बेसिनों को ही अपने वर्णन की प्राकृतिक इकाई माना। फास्टर बंधु रिनहोल्ड फास्टर को प्रथम महान जर्मन विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता माना जाता है। इमैनुअल कांट जर्मन भूगोलवेत्ता का यह मानना था कि इतिहास कुछ भी नहीं है बल्कि निरंतर भूगोल है। उनके अनुसार भौतिक भूगोल इतिहास का ही आधार नहीं बल्कि अन्य सभी प्रकार के भूगोलों का भी आधार है। उसने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। वारेनियस और कांट का काल आधुनिक भौगोलिक विचार के चिरसम्मत काल के नाम से जाना जाता है। अभिनव भूगोल का विकास। जर्मन भौगोलिक विचारधाराएं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है जर्मन भूगोलवेत्ताओं को। वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल की आरंभ 19वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ। इस काल में भूगोल के विकास में निम्नलिखित जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसने लगभग 90,000 किलोमीटर की यात्रा की। इन यात्राओं में उसने महत्वपूर्ण अवलोकन किया। मध्य एशिया, कास्मास, इसके अर्थात विश्व को इसमें 5 खंड में विभाजित किया। कास्मास में प्राकृतिक दिग्दर्शन। वह उन भूगोलवेत्ताओं से एक था जिन्होंने प्रथम बार कालमापी का प्रयोग करके भूमि पर दशाओं को निश्चित किया एवं वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयां निश्चित की। उसने ओरोनिको तथा अमेजन नदी के प्रवाह क्षेत्रों की खोज की। उसने वनों एवं वर्षा के बीच धनात्मक संबंध बताया। हम्बोल्ट ने मनुष्य एवं वनस्पति पर ऊंचाई और तापमान के प्रभाव की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की। उसने पेरू की ठंडी जलधारा की खोज की एवं इस जलधारा के तापमान एवं गति को मापा। उसने पनामा नहर बनाने का विचार दिया। साइबेरिया की यात्रा के दौरान किए गए प्रक्षेपों के आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि तट से अधिक अंदर जाने पर समान अक्षांशों पर तापमान भिन्न हो जाते हैं। साथ ही उसने सर्वप्रथम समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाला विश्व मानचित्र का भी निर्माण किया। साइबेरिया की तुषार भूमि की व्याख्या के लिए परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग आविष्कार किया। भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते हुए हम्बोल्ट ने एक शब्द विश्व रचना का प्रयोग किया एवं इस ब्रह्मांड वर्णन में भूगोल में विभाजित किया। हम्बोल्ट आगमनिक विधि का समर्थक था। हम्बोल्ट का यह कहना था कि सभी प्रजातियों का उद्गम एक ही है एवं कोई भी प्रजाति श्रेष्ठ या हीन नहीं है।
हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, वनस्पति भूगोल में विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि उसे आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। हम्बोल्ट ने वर्णन भूगोल की 7 पक्षी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। भूगोल में पृथ्वी तल का मानवीय अधिवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। भूगोल संसार के क्षेत्रीय या स्थानिक वितरण का विज्ञान है। सामान्य भूगोल का नाम ही भौतिक भूगोल है एवं इसके अंतर्गत मानव का अध्ययन भी सम्मिलित है। भूगोल में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था। हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधि तंत्र को अपनाया: अनुभविक विधि, क्रमबद्ध प्रणाली, तुलनात्मक विधि, कार्टोग्राफिकल विधि। भूगोल साहित्य में जलवायु विज्ञान शब्द के प्रथम प्रतिपादक थे। हम्बोल्ट ने पृथ्वी को जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना था। उनका कहना था कि देयर इज़ वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल। हम्बोल्ट को उसके योगदानों के कारण ही वनस्पति भूगोल, मौसम विज्ञान तथा आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। हम्बोल्ट का पार्थिव एकता के बारे में कथन था कि देयर इज़ वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल बट वन लाइफ इन्फ्यूज्ड इनटू स्टोन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन इनटू मैन हिमसेल्फ। कार्ल रीटर को भी हम्बोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वह उद्देश्यवादी एवं ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाला था। उसे आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। रीटर ने विविधता में एकता का विचार को विकसित किया। रीटर ने भूगोल को अर्धकुंडे अर्थात भूविज्ञान माना था। रीटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। रीटर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्धकुंडे एवं प्रादेशिक भूगोल लैंडरकुंडे हैं। रीटर निश्चयवादी चिंतक था। यह मानता था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। प्रादेशिक अध्ययन के लिए रीटर ने लैंडरकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। रीटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक कहा जाता है। रीटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया था: अनुभविक विधि, तुलनात्मक विधि। उसने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे का उपशीर्षक सामान्य तुलनात्मक भूगोल रखा था। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषण विधि। मानचित्रण विधि। रीटर के अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए और मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है। हम्बोल्ट और रीटर दोनों का ही मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई। हम्बोल्ट और रीटर में समानता। दोनों ही प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। इन दोनों विद्वानों ने भौगोलिक अध्ययन में मानव के महत्व को स्वीकार किया था। दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में अनुभविक विधि को महत्वपूर्ण मानते थे। हम्बोल्ट रीटर में असमानता क्या था कि हम्बोल्ट की शिक्षा प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी। रीटर की शिक्षा दर्शन शास्त्र एवं इतिहास में हुई थी। हम्बोल्ट एक अन्वेषक था। रीटर एक आर्मचेयर भूगोलवेत्ता था। हम्बोल्ट की विचारधारा पूर्णतः वैज्ञानिक थी। वह ईश्वरीय उद्देश्य में कोई विश्वास नहीं रखता था। रीटर के विचार उद्देश्यवादी थे। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रचना की। रीटर प्रादेशिक भूगोल का जनक था। हम्बोल्ट ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अन्य तत्वों के समान माना। रीटर ने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान प्रदान किया। फ्रेडरिक रैटजल को राजनीतिक भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। उसकी 2 रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है: एंथ्रोपोजियोग्राफी, राजनीतिक भूगोल। वह डार्विन के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित था, अतः उसने विकासवाद के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू किया। अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में उसने राज्य की तुलना जीव से की।
उसका यह मानना था कि राज्य को या तो सामान्य जीव की तरह विकसित होना चाहिए या उसे समाप्त हो जाना चाहिए। उसने राज्य एवं समाज के जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया। रेटजल के दर्शन ने ही 1930 के दशक में जर्मन नीति का निर्धारण किया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था। रेटजल के काल में ही भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल की द्वैधता का विवाद आरंभ हुआ। रेटजल द्वारा पहली बार की संकल्पना दी गई इस शब्द का तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत जीव का विकास होता है। इसे संक्षेप में रहने के लिए स्थान भी कहा जाता है। रेटजल एक निश्चयवादी चिंतक थे जिसने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में भिन्न भौतिक लक्षणों स्थितियों का मानव जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। रेटजल का मूल्य दर्शन भौतिक पर्यावरण में योगदान की उत्तरजीविता था। वाक्यांश की उत्पत्ति अंग्रेज दार्शनिक एच स्पेंसर द्वारा 1876 में की गई थी। मानव उसके विकास के लिए रेटजल ने 3 कारणों को उत्तरदायी माना। लेज या स्थिति अन्य मानव समूहों के संदर्भ में था और रैगम स्पेस जैसे लेज सिचुएशन था उसे रोम स्पेस या क्षेत्र या संबंध क्षेत्र केंद्रीय या सीमावर्ती होना चाहिए। रेहमन या लिमिट्स या सीमाएं मानव समुदाय प्राकृतिक ढांचे या निर्धारित सीमा में ही विकसित होते हैं। रिस्थोपेन चीन के विस्तृत अध्ययन के बाद उसने चीन का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। प्रथम जर्मन विद्वान जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के अंदर को स्पष्ट किया और प्रादेशिक भूगोल को वितरण विज्ञान नाम दिया था। रिस्थोपेन ने विभिन्न आकार के अध्ययन के लिए विभिन्न रीतियों को अपनाया था। बढ़ते क्रम के अनुसार इसका निम्नलिखित नाम रखा था। एडटेल या विश्व के प्रमुख विभाग, लैंडेर या प्रमुख देश, लैंडशैफ्टन या भूदृश्य अथवा लघु प्रदेश, आर्लिच कैप्टन या स्थानीय बस्तियां। उसने ही सर्वप्रथम फ्योर्ड तटों एवं रिया तटों के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने भूगोल को क्षेत्रवर्णनीय विज्ञान बतलाया जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। उनका यह मानना था कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल के उस भाग का अध्ययन किया जाना चाहिए जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। उसके लिए उन्होंने इरोडोवर फ्लेचेन कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। अल्फ्रेड हेटनर उन्होंने भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान माना जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। इन्हें 20वीं शताब्दी का अग्रण्य रीति विधायक माना जाता है। विस्तृत यात्रा के बाद उन्होंने यूरोप नामक पुस्तक की रचना की। उन्होंने रीटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान। हेटनर की यह मान्यता थी कि भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल एवं सामान्य भूगोल दोनों का ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु भूगोल का मुख्य क्षेत्र प्रदेशों का अध्ययन ही है। हेटनर की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने भौतिक कारकों को अधिक महत्व प्रदान किया एवं सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की। हेटनर का विचार था कि भूगोल एक प्रादेशिक विज्ञान है, ना कि सामान्य या मोनोथेटिक विज्ञान। उसके मतानुसार भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है। हेटनर द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भूगोल का विधि तंत्र, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, रूस का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल के आधार। एल ब्रैंकेट पैंक वह एक महान भूआकृतिक वैज्ञानिक था
उसने परिकल्पना प्रतिपादित की थी कि यदि किसी क्षेत्र के जलवायु संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं होते तब भी वहाँ के भूदृश्यों के अध्ययन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जा सकता है। वह प्रथम विद्वान था जिसने संकेत दिया था कि किसी स्थान पर वर्षा की प्रभाव उत्पादकता उस स्थान के प्रवाह एवं वाष्पीकरण से ज्ञात की जा सकती है। उन्होंने ही स्थलाकृति मानचित्र से संबंधित विचार दिया था और द एल्प्स इन द आइस एज पुस्तक की रचना की थी। किसने? तो पेंक ने। वाल्थर पेंक कौन है? इन्होंने डेविस की अपर्दन चक्र सिद्धांत की आलोचना की एवं वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि भू उत्थान का काल काफ़ी लंबा होता है। भू उत्थान के साथ ही अपर्दन क्रिया आरंभ हो जाती है। उनके अनुसार अपर्दन चक्र की 5 दशाएं होती है। वाल्थर पेंक के अनुसार ये था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या था। वाल्थर पेंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वाल्थर पेंक में आपने पढ़ा कि 5 दशाएं होती है। ये इनके बस यहीं तक है इम्पोर्टेंट, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अवस्थिति के सिद्धांत। अवस्थिति के सिद्धांत में कृषि अवस्थिति वान थ्यूनेन ने 1826 में दिया था, जिसमें तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादन किया। और इसमें कह रहे हैं कि सूत्र P बराबर V E प्लस T, यहाँ P कृषक का लाभ, V वस्तु का विक्रय मूल्य, E उत्पादन की लागत, T परिवहन लागत होती है। 2 नियम है। नंबर 1, कृषि पेटी की बाहरी सीमा परिवहन की लागत के कारण घटते हुए लाभ द्वारा निर्धारित होगी तथा प्रत्येक प्रकार के कृषि पेटी की आंतरिक सीमा कृषि में अधिक लाभ देने वाले विकल्पों अर्थात जो फसल अधिक लाभदायक होगी उनके अनुसार निर्धारित होगी। बाजार नगर के चारों ओर विकसित होने वाले 6 संकेंद्रित पेटियां बनेंगे। केंद्रीय स्थितीय सिद्धांत वाल्टर किस्टालर ने 1935 में दिया। किस्टॉलर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। मुख्यतः दक्षिण जर्मनी की नगरीय एवं ग्रामीण निवासों का विविध अध्ययन करने के बाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केंद्र स्थान किसी क्षेत्र से घिरी हुई अधिवास या नगरीय केंद्र से जितने क्षेत्र को नियमित सेवाएं प्रदान की जाती है वह अधिवास उतने क्षेत्र का केंद्रीय स्थान होता है। केंद्रीयता किसी नगर द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवाओं उस क्षेत्र निवासियों की आवश्यकताओं के बीच अनुपात की घोतक है। केंद्रीयता सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र C बराबर PT बटा में P, जहाँ C केंद्रीय सूचकांक, T किसी नगर में टेलीफोन की कुल संख्या, P नगर की जनसंख्या, T संपूर्ण क्षेत्र में टेलीफोन की संख्या तथा P संपूर्ण क्षेत्र की जनसंख्या। किस्टालर के अनुसार किसी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा केंद्र खटकोड़ी प्रतिरूप में बिखरे होते हैं। किस्टालर ने सेवा केंद्रों या बस्तियों के प्रकारों में विभाजन उसकी पारस्परिक दूरी एवं जनसंख्या के आधार पर किया। यह सिद्धांत उन कृषि प्रधान समतल मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां समान स्थलाकृति तथा व्यापार के समान दशाएं पाई जाती है। वास्तव में यह एक आदर्श स्थिति है जिसका विस्तृत क्षेत्र में मिलना कठिन है। किस्टालर का स्थिर के पदानुक्रम या के मूल्य बराबर होता है 1 सेवा केंद्र जितनी बस्तियों की सेवा होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने बताया कि उन बस्तियों की संपूर्ण संख्या उस सेवा केंद्र की के वैल्यू होती है। किस्टालर ने 3 के मूल्य बताए हैं कि 3 बराबर बाजार नियम जिसमें के बराबर 3 होता है, के 4 बराबर यातायात का नियम, बाजार का नियम के 3 है, के 4 यातायात का नियम है और के 7 प्रशासनिक नियम। बाजार का नियम के 3, यातायात का नियम के 4, प्रशासनिक नियम के 7 है। सबसे उच्च क्रम की सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु के से प्रारंभ है। अगस्त लास्ट का सिद्धांत अब देखिए, कह रहे कि प्रसिद्ध रचना द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन अवस्थिति का सिद्धांत है जो
1954 में प्रकाशित हुई थी। ये गलत लिख दिया है। सेवा केंद्रों तथा बाजार क्षेत्रों का त्रिभुजी खटकोड़ी प्रतिरूप में प्रदर्शन किया है। K7 या K13 या K19 के वैल्यू को उत्तम बताया है, क्योंकि इसमें राजनीतिक एवं आर्थिक दशाएं स्थित होती है। सबसे निम्न क्रम के सर्वाधिक स्थानीय वस्तु से प्रारंभ है। वेबर की उद्योग अवस्थिति सिद्धांत। इसमें उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन का प्रथम प्रयास जर्मन अर्थशास्त्री वेबर की पुस्तक 1909 ईस्वी में, इसका अंग्रेजी अनुवाद था थियरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सिद्धांत में स्थानीयकरण त्रिभुज का प्रयोग करके इसकी सहायता से उद्योग के स्थान निर्धारण के विधि को स्पष्ट किया। परिवहन खर्च के साथ साथ श्रम एवं एकत्रीकरण को भी उद्योग के स्थानीयकरण महत्वपूर्ण कारक माना। आइसोडोपेन का प्रयोग किया। आइसोडोपेन परिवहन की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिंदु से हटने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती जाती है, उन्हें मिलाने वाली रेखा ही उतने मूल्य की आइसोडोपेन होती है। क्रांतिक आइसोडोपेन, जिस आइसोडोपेन के किसी भी बिंदु पर श्रम के खर्च में उस आइसोडोपेन के मूल्य के बराबर कमी होती है, उसे क्रिटिकल आइसोडोपेन की संज्ञा दी जाती है और इस पर स्थित किसी भी बिंदु पर उद्योग की स्थापना लाभदायक होती है, जबकि इससे दूर जाने पर हानि होती है। इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष है परिवहन की लागत, श्रम की लागत, एकीकरण के अनुसार निर्माण उद्योग की अवस्थिति। जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा प्रतिपादन सिद्धांत भूगोल का वैज्ञानिक विकास, क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल का अलग अलग अध्ययन, वातावरण निश्चयवाद का विचारधारा, लैंडस्केप की विचारधारा। भू राजनीतिक अवस्थिति सिद्धांत भूगोल एक क्षेत्र विज्ञान है और जिसमें जियोग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस की विचारधारा है। अब महत्वपूर्ण तथ्य है, लास्ट है ये, वर्तमान समय में जर्मनी में लैंडस्केप के अध्ययन को ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य माना गया। लैंडस्केप लैंडस्केप की तुलना में व्यापक शब्द है। उसके अंतर्गत किसी प्रदेश की प्राकृतिक दृश्य भूमि, सांस्कृतिक दृश्य भूमि, मानवीय क्रियाकलाप तीनों ही सम्मिलित रहते हैं। भू राजनीति शब्द का प्रथम प्रयोग स्वीडन के जेलेन द्वारा किया गया था, परंतु भू राजनीति का विकास जर्मनी में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी ने अपने जाति एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दावा किया था, उसके आधार पर रहने के लिए स्थान का दावा किया था। इन विचारों के आधार पर ही जर्मनी में भू राजनीतिक विज्ञान का विकास हुआ। कार्ल शोफर भू राजनीति पर एक पत्रिका की स्थापना की। हाशोफर ने अपनी भू राजनीति की विचारधारा का वर्णन मीन कैम्प नामक पुस्तक में किया। तो इतना इम्पोर्टेंट है जो क्या है जर्मन भूगोलवेत्ता के बारे में। आप लोग इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तो एकदम आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसे जो चीज़ आपको कठिन लगे उसे 3-4 बार केवल पढ़िए। अंधाधुंध 3-4 बार आप पढ़ेंगे तो इसे बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर इसके बाद स्थिर होकर के लाइन टू लाइन जो इम्पोर्टेंट हो वो याद करिए तो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसे इग्नोर ना करें, जिससे आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।